students, today we are going to learn about production possibility curve. In short, it is also called PPC, production possibility curve. At first definition, production possibility curve is a curve which shows all the possible combinations of two goods which can be produced in the economy with available resources and technology. तो किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो किसी भी इकोनॉमी में जो भी पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के वो कम्बिनेशन सिर्फ अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो किसी भी इकोनॉमी में दो गुड्स का, दो चीज़ों का, दो वस्तुओं का एक कम्बिनेशन होता है और वो कम्बिनेशन सिर्फ अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव होता है। तो ये डेफिनेशन है। देयर एजम्पशन मतलब क्या चीज़ें हैं जो एज्यूम करना पड़ेगा। तो एजम्पशन नंबर 1, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो भी रिसोर्सेज है वो पूरी तरह से और पूरी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो, पूरी तरह से और पूरे एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज्ड हो, अंडर यूटिलाइजेशन ना रह जाए। और दूसरा, टेक्नोलॉजी रिमेंस कांस्टेंट। पूरे ऑपरेशन के दौरान पूरे प्रोडक्शन के दौरान टेक्नोलॉजी जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। शेड्यूल आता है। शेड्यूल में देखिए कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। गुड्स एक्स और वाई, दो तरह के गुड्स हैं, एक्स और वाई। कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई। पहला कॉम्बिनेशन ए में आप देखोगे कि 100 यूनिट्स एक्स का प्रोडक्शन है तो वाई का प्रोडक्शन है 0। कॉम्बिनेशन नंबर बी दिखाता है कि 90 यूनिट अगर एक्स का प्रोडक्शन है, वाई का प्रोडक्शन है 10। कॉम्बिनेशन सी है 70x तो 20y। डी में 40x है तो 30y है। ई में 0 हो जाता है जब x तो y का प्रोडक्शन 40 पे आता है। आप सीधे सीधे आपको देखोगे कि एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होता है। इसको डायग्राम में जब हम शो करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस इज़ द डायग्राम। इन डायग्राम में ध्यान से आपको समझना चाहिए कि हमने नीचे बनाया है गुड्स y का और ऊपर लिया है गुड्स x का। x एक्सिस में गुड्स y है और y एक्सिस में गुड्स x है। अब ध्यान दो, एट कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्शन है, ए कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन है x का 100 और y का 0। सो एट द कॉम्बिनेशन ए वी कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ गुड्स x with 0 units of goods y. In the same way, just see in the combination B, 90 units of goods x is produced and 10 units of goods y can be produced. Similarly, just see in combination number C, this is combination number C. At this combination, 70 units of goods x can be produced and 20 units, this 20 units of goods y can be produced. As you are coming on the combination number D, you can observe that 40 units of goods x is produced here and 30 units of goods y is produced. On the combination number E, here is E, you can observe that 0 units of goods x is produced and then 40 units of goods y can be produced. These are the different combination. मतलब combination A में जैसा आपने देखा कि 100 यूनिट प्रोडक्शन होता है x का तो y का 0 है। इसी तरह B में देखा आपने कि 90 यूनिट है x का, y का 10 है। C में 70 यूनिट है x का तो y का 20 है। D में 40 यूनिट है x का तो 30 यूनिट है y का। ई में देखा 0 यूनिट है x का और 40 यूनिट है y का। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन है। इस तरह के कई कम्बिनेशन बन सकते हैं किसी भी इकोनॉमी। कंडीशन सिर्फ ये होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज्ड हो और टेक्नोलॉजी जो हो
वो बिल्कुल कांस्टेंट हो, उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी ना हो जाए बहुत ज़्यादा पहले से और ना ख़राब हो जाए। जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। सम फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस डायग्राम, जस्ट सी। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स कहते हैं। सपोज कोई एक पॉइंट है जो कर्व से अंदर है। सपोज यहाँ कोई एक पॉइंट है F, तो F को हम कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर कोई पॉइंट है G आउटसाइड, तो इसको कहेंगे अनअटेनेबल, अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन ये पॉइंट इसलिए यहाँ आया कि जो रिसोर्सेस है उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। और ये जो पॉइंट G है, G एक बाहर पॉइंट है पूरे कर्व के बाहर, तो इस पॉइंट को कहेंगे अनअटेनेबल। इस पॉइंट को हम नहीं पा सकते। और जितने पॉइंट है A B C D E कर्व के ऊपर, वो कहलाएंगे अटेनेबल पॉइंट, जिसको हम अटेन कर सकते हैं और कर लिया। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर रिगार्डिंग दिस कि इसका जो स्लोप है ये कॉनकेव है। कॉनकेव क्यों होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह की बातें होती हैं। ऑरिजिन के तरफ अगर ऐसा बनता है फिगर तो कॉनकेव होता है, अगर इस तरह से जाएगा तो कॉन्वेक्स होता है। इसका कॉनकेव होने का कारण ये है कि आप देखते हो कि इसको कहते हैं द रीज़न इज़ MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है। ऐसा है, तो मार्जिनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीज होने के कारण ये जो स्लोप है वो राइटवर्ड आ जाता है। तो इसके ये रीज़न से होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमको जानना है कि ये होता क्या है। जैसे हमको पता है कि रिसोर्सेस जितने भी होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो स्कार्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि आपकी हर ज़रूरत को पूरी कर सके। तो रिसोर्सेस आर स्कार्स, और जो उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं, कोई एक यूज़ तो होता नहीं है। तो रिसोर्सेज जब स्कार्स हैं और उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो ऐसे पे एक ज़रूरत को जब हम पूरा करते हैं तो दूसरी ज़रूरत छूट जाती है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वांट्स अनलिमिटेड है। एक रिसोर्स से एक ज़रूरत को हम पूरा करेंगे तो दूसरी छूट जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहीं से बनता है। एक एग्जांपल के लिए ये देखिए आप कि सपोज करिए कि आप एक इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग पास करी और आपने जॉब के लिए ट्राई किया। आपको दो जॉब ऑफ़र हुए, जॉब A एंड जॉब B। दो जगह से आपको जॉब मिला। सैलरी ऑफ जॉब A इज़ 1 लाख PM एंड सैलरी ऑफ जॉब B इज़ 80,000 PM। ऑब्वियसली यू विल चूज जॉब A इन स्पाइट ऑफ चूजिंग जॉब B। आप A को चूज़ करोगे, B को छोड़ दोगे। तो A को आपने चूज़ कर लिया, लेकिन इसके लिए इसको आपने सेक्रीफाइस किया। तो ये जो सेक्रीफाइस कॉस्ट है, सेक्रीफाइस कॉस्ट वो था 80,000। तो दिस सेक्रीफाइंग कॉस्ट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको ये कॉस्ट जो था वो आपको छोड़ना पड़ा। तो ये है 80,000 आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो जो एक यूज़ में रिसोर्सेज को लेने के लिए दूसरे यूज़ को जब हम छोड़ देते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी दो चीज़ें और आपको जाननी पड़ेगी, एक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा होता है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम लोग वर्ड मार्जिनल की बात करते हैं तो मार्जिनल मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो कॉस्ट होता है,
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो हमारा कॉस्ट आता है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, और जितने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आते हैं सबका जो टोटल होता है वो होता है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दिस इज ऑल फॉर today's topic. Okay, thank you, meet you soon in the next video.